हेलो दोस्तों, आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स टू एम्प्लॉयमेंट के सफर में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा NPCIL। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका आज क्यों बात करने जा रहे हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले NPCIL कैगा, ठीक है, NPCIL कैगा का, या नीचे लिख देता हूं, ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, NPCIL कैगा का रिजल्ट आया है। अभी आप लोग देखे होंगे जितने भी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जो भी है, सबका रिजल्ट आया है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे NPCIL कैगा में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नाम ही इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। तो देखिए, इसमें बात क्या करने आए हैं आपके लिए। सबसे पहले तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, जो लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए, उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। ठीक है। और आपके लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेष रहेगा, आप इंटरव्यू भी क्रैक करें। ठीक है। तो लेकिन उसके पहले आपको बहुत सारा चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। आप पे एक भीड़ से अलग हो गए, ये सही बात है। इसके लिए जितना आपका तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि आप अपनी कड़ी मेहनत से, आप अपनी लगन से, परिश्रम से आप उस भीड़ से अलग हो गए हैं। ठीक है। तो अब आगे की जो जर्नी होगी कि अब इसके आगे NPCIL कैगा में अपना एक सीट फिक्स करने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जबकि ये अब लास्ट फेज है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी इसमें तो इंपॉर्टेंट दोनों है, आप रिटेन भी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप देखे होंगे। डायरेक्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है। आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखे होंगे। इसमें क्या था कि रिटेन, इसमें रिटेन रिटेन में जो आपका मार्क्स आया है, रिटेन प्लस इंटरव्यू जो अभी होने वाला है, इन दोनों का 50-50 होगा। मतलब सिलेक्शन जब भी होगा तो 50-50 रेशियो दिया है। मतलब आपका जितना रिटेन में आया है उसका 50% मार्क्स ऐड करेगा, आप पे इंटरव्यू जब दोगे तो उसका भी 50% मार्क्स ऐड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें तो आप कुछ करने वाले हैं नहीं, रिटेन तो आपका हो गया है, इसमें जो भी मार्क्स आया होगा उसका 50% वो लेगा। अब किसी का क्या होगा कि कट ऑफ के जस्ट नजदीक होगा, किसी का कट ऑफ से बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मतलब ज्यादा गैप होगा। तो जिनका ज्यादा गैप है कट ऑफ से, अभी सब चीज हम बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। कट ऑफ से जिसका ज्यादा है उसके लिए तो अच्छा बात है कि इंटरव्यू अगर एवरेज भी रहा तो चांस है कि हो जाएगा। लेकिन किसी को मतलब एवरेज नहीं रहना, अपना से कोशिश करना है कि मुझे टॉप करना है, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। उसके लिए आपको बहुत सारा चीज ध्यान देना पड़ेगा। और सब लोग अभी परेशान होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि जिनका रिजल्ट हो गया है वो सोच रहे होंगे कि अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या पूछता है, कैसे पूछता है, कैसे जवाब दे पाएंगे। ठीक है। किन किन टॉपिक पर ध्यान देना है ताकि हम इंटरव्यू में अच्छा कर पाए। उसके लिए आपको मैं कुछ आज गाइडलाइंस देने जा रहा हूं, आपको गाइड करूंगा जो आपको हेल्प मिल सकेगी उससे। ठीक है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने इंटरव्यू दिया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, और ये अभी कुछ दिन पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, जिसमें बीटेक का था, प्रोबेशनरी इंजीनियर का। तो मैं जितना भी इंटरव्यू फेस किया है, मैं जो भी सीखा है, और मेरे दोस्त जो NPCIL क्रैक किए हैं, काकरापार और ये रावत बाटा, तो उन लोगों से भी मैंने बात किया। उन लोगों को क्या बताएं, सारा कंक्लूजन आपके साथ इस वीडियो में देने जा रहे हैं। हालांकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। आज हम जो टॉपिक पर बात करने आए हैं वो हमारा आज का होगा क्या करें, कैसे करें। ठीक है। और अभी क्या करें, रिजल्ट तो आ गया है, आज से क्या करें वो आपको बताने आया हूं। ठीक है। अगले वीडियो में भी फिर आपको इसी से रिलेटेड वीडियो आएगा, तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे फॉलो कीजिए। आपको जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी आपकी तैयारी में। आप मेहनत कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन आपके मेहनत में एक सही गाइडेंस देना, सही रास्ता दिखाना, ताकि आप उस चीज को ध्यान में रख के अपना तैयारी करें, तो और तैयारी आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें आप समझ गए कि रिटेन 50-50, रिटेन का भी 50% मार्क्स ऐड होगा, इंटरव्यू का भी 50% मार्क्स ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि अब इसमें तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। रिटेन तो हमारा हो गया, जो भी आना था आ गया, कट ऑफ से 1 नंबर ही ज्यादा है या फिर 0.5 नंबर ही ज्यादा है, जो भी है अब तो आ गया। हमें इंटरव्यू फेस करना है, एक मौका तलाशना है कि शायद मेरा हो जाए। जैसे मान लो कि ओबीसी का 78 कट ऑफ गया है ना, किसी का 78.5 है, 78 या 78.5 है, इसका कट ऑफ कितना है, 1 मिनट, ओबीसी का 78 ही है। ठीक है। मैं इस पेज पे आपके लिए लिख करके रखा हूं बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अब ये सब तो मुझे याद नहीं है ना, कट ऑफ कितना गया, तो वो सब एक रफली लिख लिया हूं। ठीक है। तो इसमें आपको क्वालिफाई तो हो गए, अब इसका 50% मार्क्स ऐड होगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कम ही होगा, क्योंकि 50% मार्क्स इसका कम ही आएगा ना। किसी का 83 है
और आपका 78.5 है, ये भी क्वालिफाई है, आप भी क्वालिफाई है। इसमें क्या होगा कि आपका 50% मार्क्स कम होगा, इसका 50% मार्क्स ज्यादा होगा, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे उसका अच्छा मार्क्स आने वाला है। लेकिन अब सभी के पास एक ऑप्शन और है, क्या है? इंटरव्यू का। इंटरव्यू भी, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का होने वाला है। आप देखे होंगे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताया गया होगा वहां पे एडवर्टाइजमेंट में, इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इससे बात करेंगे क्या होगा कैसा होगा वो आगे, लेकिन अभी जनरल चीज समझिए कैसे करना है हमें। इंटरव्यू 100 मार्क्स होगा, इसमें भी अगर मान लीजिए कि आप 52 ला रहे हैं सपोज, तो इसका 52 का 50% निकालोगे तो 26 मार्क्स ऐड होगा आपके रिटन के 50% मार्क्स में। तो आप यहाँ पे जितना ज्यादा लाएंगे उतना ज्यादा मार्क्स यहाँ पे ऐड होगा, तो आपका ओवरऑल मार्क्स क्या होगा? ज्यादा होगा, तब आप मेरिट में आ सकते हैं, फाइनल मेरिट में आपका नाम आ सकता है। तो जो हुआ सो हुआ, अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत आप मेहनती हो, कि आप कम से कम उस भीड़ से अलग हो गए, किसी भी तरह से एक मौका मिला अपने लाइफ में कि हमें अब इंटरव्यू फेस करना है, लाइफ में देना है, कैसा होता है। नौकरी हो, सिलेक्शन हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता है। हो सकता है किसी का पहला रिजल्ट है, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा पहले बार में ही मेरिट बन जाए? सभी लोग उतना तो लकी नहीं होते हैं। लेकिन आपको एक मौका मिला है, और यहाँ पे 100 मार्क्स में आप जितना ज्यादा से ज्यादा ला रहे हैं, सपोज 100 में कोई 80 लाया, तो उसका 40% 40 नंबर, उसका उसका 50% 40 नंबर यहाँ पे ऐड होगा, तो ओवरऑल उसका ज्यादा नंबर होगा। तो यहाँ पे जो कम भी है इधर से ज्यादा करेगा, तो ओवरऑल उसका सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा आज का टारगेट होगा कि इंटरव्यू जो बचा इस पे कैसे काम करें, किन किन बातों को ध्यान रखें, ठीक है, कैसे तैयारी करें। सभी को मन में चल रहा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब पे तलाश रहे होंगे कि इसका वीडियो देखें, बहुत प्रकार का कोई इंटरव्यू दिया है, कोई अपना जर्नी शेयर किया है, मैं कैसे किया, वो सब कुछ देख रहे होंगे, सबको हम भी खुद देखते थे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले देखना है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है, कितना वैकेंसी है और कितना रिजल्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हमारा ये कितना ज्यादा जा सकता है। तो हम उसके लिए एक लिस्ट बनाए हैं, इसमें हम देखें कि एनपीसीएल का आएगा में 2 पोस्ट आया है, 2 पोस्ट आया है। एक साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए है, पहला पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ठीक है। इसमें 2 ही सीट है, इसमें यूआर के लिए एक है और एक ओबीसी के लिए एक है, ओबीसी एनसीएल उसके लिए एक है, ठीक है। यूआर के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है। नेक्स्ट है एसटी, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग और साइंटिफिक असिस्टेंट, एसटी या एसए, इसके लिए कितना वैकेंसी है? तो इसमें देखिए एससी का 3 है, एससी कैटेगरी के जो है उनके लिए 3 है। नेक्स्ट है एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और ओबी यूआर के लिए 4 है। अब किसी को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे गलत आप बोल रहे हैं, यूआर के लिए 4 है, ये 5 लिखा हुआ है, लेकिन आप पे एक और रिवाइज नोटिस आया था जिसमें ये वैकेंसी कम ज्यादा किया था, तो उसमें देखना कि टोटल 12 सीट है, 3 1 4 2 6 2 8 4 12। हाँ, पहले यूआर 5 था, लेकिन जब रिवाइज नोटिस निकाला तो उसमें यूआर की एक वैकेंसी कम किया है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका टोटल 12 सीट है, टोटल यहाँ पे कितना है? 12 सीट है, कैटेगरी वाइज इतना इतना है, ठीक है। अब इसमें हम देखें, अभी जो रिजल्ट आया था उसका पीडीएफ देखें, तो यूआर की एक वैकेंसी के लिए यहाँ पे 7 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, मतलब कि 1/7, मतलब 7 लोगों में एक लोगों का ही सिलेक्शन होगा यूआर से। उसी तरह से ओबीसी का भी एक सीट है, इसमें भी 7 लोगों का रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो मतलब इतना कंपटीशन है कि 7 लोगों में एक लोग को चुनना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जिसका मार्क्स ज्यादा है, जिसका इंटरव्यू में ज्यादा नंबर लाएगा वही इसमें जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसमें देखें कि एससी में 3 सीट है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना शॉर्टलिस्ट हुए हैं? 15। नेक्स्ट है एसटी में 1 सीट है, लेकिन इसमें टोटल 3 स्टूडेंट ही शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। ओबीसी का 2 है, टोटल इसमें कितने हैं? 13 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं 2 सीट पे आने के लिए। ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, इसमें 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। यूआर में टोटल 4 सीट है, इसमें 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, ठीक है। मतलब अब इसमें से आपको इसमें आना है, तो यहीं पे आप डिसाइड करेंगे कि हमारा वैकेंसी कितना है हमारे कैटेगरी में और हमारे स्टूडेंट कितना है, कितने लोग से कंपटीशन है, ठीक है। ये सब चीज ध्यान देना है। अब देखिए, अब इसका कट ऑफ हम सबका लिख देते हैं। एससी का कट ऑफ गया है 53, ये ब्लू पेन से लिख देते हैं। एससी का कट ऑफ गया है 53, एसटी का कट ऑफ है 47.5, 47.5 कट ऑफ गया है एससी एसटी कैटेगरी का। नेक्स्ट है ओबीसी का कितना है? 78,
और EWS का 55.5। नेक्स्ट है यूआर का 80.5। इतना कट ऑफ गया है। तो इसमें अब आप लोग अपना मार्क्स को कंपेयर कीजिए कि हमारा मार्क्स कितना है और हम कितना मेहनत करेंगे कि ताकि हम शॉर्टलिस्ट फाइनल मेरिट में आ जाए। सॉरी, ओबीसी का 85.5 है क्या? नहीं, ओबीसी का नहीं, ये ठीक है, 83 इसका होगा। लगता है कि हम उल्टा लिख दिए, आगे पीछे से करके लिख दिए। देख लीजिएगा उसको। तो आप लोग देखिए, ये कट ऑफ है। अब आप डिसाइड कीजिए कि हमारा ओबीसी है, किसी का एसटी है, किसी का एससी है। सब लोग अपने अपने कट ऑफ से डिसाइड कीजिए कि हमारा कट ऑफ से कितना मार्क्स अधिक है। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना है कि एक नंबर ही ज्यादा है, एकदम हम कट ऑफ पर ही हैं तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो ऐसे ही मेरिट से बाहर हो गए। अरे ये सब नहीं सोचना है। ये सब सोच लोगे तो फिर इंटरव्यू बेकार हो जाएगा आपका। आपको उसमें ध्यान देना है कि इंटरव्यू में अब जो भी है, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत लकी हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो कि आप उतना भीड़ से अलग हुए। टोटल इसका वैकेंसी आरटीआई किया गया था तो उसमें पता चला था ये 13 सीट पे, टोटल 12 सीट पे 1400 के आसपास लोग अप्लाई किए थे। ठीक है, आरटीआई में ऐसा कुछ था, 1300 कुछ है, 1400 कुछ था। 1400 में टोटल ये इतना लोग को शॉर्टलिस्ट किया है। कितना है टोटल? 15 3 18 और 13 31 10 41 20 61, टोटल 61 लोग आए हैं शॉर्टलिस्ट होके इसके लिए। तो आप सोचो कि जहां 1400 लोग में 61 लोग को लिस्ट में नाम आया, उसमें आप हो, तो आप अपने आप को यूनिक समझो, आप अपने आप को कम मत समझो किसी से। आप बहुत मतलब मेहनती इंसान हो, तभी तो आप यहाँ पे आए हो। अगर नहीं होते तो फिर आप बाहर होते। तो आप अपने आप को पहले फील कराइए कि मैं यूनिक हूं, मैं कर सकता हूं। ठीक है, आई कैन डू इट। तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार, हम किसी से कम थोड़े हैं, भले नंबर कुछ भी हो। हम तो इतना, जो 1400 का अप्रोक्स था टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट था, उसमें से इतने लोग में से हम तो है ना, हमारा रोल नंबर तो दिख रहा है। बस ये मोटिवेशन होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ मोटिवेशन ही काम नहीं आता है, अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ऐसा टॉपिक है कि सब तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्लियर है। जो क्वेश्चन पूछेंगे अगर उतना ही काम अगर जवाब सही से दे दे, भले हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन 10 क्वेश्चन जो पूछेंगे, 8 क्वेश्चन, उसका जवाब हम दे देंगे, तो फिर हमारा तो मेरिट में नाम आ जाएगा। तो फिर आपको कुछ टॉपिक को सिलेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, नॉलेज तो पूरा ओवरऑल रखना है, आप बहुत दिन से पढ़ भी रहे हो, नो डाउट। और ये भी नहीं है कि आप पे सब चीज में 100% एफिशिएंट है कि हम बता ही देंगे, नहीं। तो देखिए, अब इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। अब देखिए, इसमें एक चीज और आपको एनालिसिस करके दिखा देते हैं कि इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए कि हम कितना परसेंट अभी इसमें हमारा योगदान है। जैसे 3 सीट है, 15 लोग हैं, तो इसका परसेंटेज निकालोगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 1/5 20%। मतलब एससी कैटेगरी में 3 सीट में 15 लोग एलिजिबल हैं, उसमें आप भी एक आने वाले हैं, ये 15 में तो आप भी हैं। आपका चांस अगर देखा जाए एवरेज चांस, तो 20% ही चांस है इसमें सेलेक्ट होने का। उसी तरह से आप इसका देखें, 100/3 33.3%। 2/3 इसका कितना होगा? सॉरी, 2/13, 200/13 करेंगे तो 4 बचा 40, 13 इतना ही आएगा ना? नहीं, 76 आएगा, 6। अप्रोक्स कितना आएगा? 16%। 2/10 करेंगे 1/5, 20%। और 4/20 1/5 और 20%। ठीक है, तो आप देखो कि अगर आप देखोगे इतने में आपको सिलेक्ट होना है, तो सबसे कम चांस अगर किसी का कंपटीशन ज्यादा है तो इसमें है, ओबीसी में है। 2 सीट है, 13 लोग सिलेक्ट हैं, उसमें अपना अगर देखा जाए एवरेज परसेंटेज कि हम कितने परसेंट एलिजिबल हैं अभी, तो हम 16% है अभी। अब इसको सिलेक्ट होने के लिए तो 100% बनाना है, सबको 100% में कन्वर्ट करना है। तो अब सोचिए कि हमें इस 100% में कन्वर्ट करने के लिए एक ही ऑप्शन है, और वो है क्या? इंटरव्यू। वो क्या है? इंटरव्यू है। अब इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाओगे, ये 13 में से बहुत लोग नीचे जाएंगे आपके मार्क्स से, आपका मार्क्स ऊपर आएगा, आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये एवरेज हम निकालें कि मतलब हमारा परसेंटेज कितना है, तो हम इतने परसेंट एलिजिबल हैं 20% एससी के केस में। अभी 80% आपको फुल करना है, तब जाके 100% होगा, एक सीट फिक्स होगा आपका। ठीक है, तो आप देख लो, सबसे ज्यादा कंपटीशन ओबीसी का होता ही है, हर जगह होता है, किसी फील्ड में ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन ज्यादा रहता है। और आप ये सोचोगे कि ये तो एडवर्टाइजमेंट में ओआरएस 5 बोला था कि 5 गुना ही रिजल्ट देंगे, 2 है तो 10 ही देना चाहिए। इसमें देखो 1 है तो 5 देना चाहिए, लेकिन 3 ही दिया। इसमें 2 है तो 10 देना चाहिए, 13 हो गया। इसमें ठीक है, 3 है तो 15, एक रेशियो 5 में ये रिजल्ट दिया है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है किसी का नंबर सेम हो गया है ना, तो वो कैसे अब नहीं देगा, उसका भी देगा ना, तो इसी में ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है, लेकिन ऑन एवरेज इतना ही रहता है। तो अब आपको मेन चीज देखना है कि हमें अब इस पे फोकस करना है कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। ठीक है,
तो अभी देखिए, हम इंटरव्यू के बारे में बताने नहीं आए हैं, अब आपको ये समझाने आए हैं कि मतलब आप क्या करें। अभी इंटरव्यू के बारे में बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है कि देखो, सभी लोग तो पढ़ाई करना चालू कर दिए होंगे, आई होप सब लोग अपना अपना मेहनत चालू कर दिए होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मैं बताने जा रहा हूं कि आपको पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई के साथ में आपको कुछ टाइम निकाल के डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। क्या? डॉक्यूमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको पहले देखना है कि हमें हमसे क्या क्या लेकर के जाना है वहां पे। सबसे पहले इंटरव्यू नहीं होगा, इसके पहले आपको डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसमें अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं होगा, होगा, लेकिन अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांग दिया, वो बोला कि हम तो लिखे एडवर्टाइजमेंट में, आप दीजिए, तो परेशान हो जाओगे। तो उससे क्या होगा ना कि आपका ये खराब हो जाएगा इंटरव्यू। आप कितना भी अच्छा से अच्छा तैयारी करके जाओ, लेकिन अगर आप लेट पहुंचो, एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचो, इंटरव्यू सेंटर जहां भी आप लोकेशन भेजेगा वहां पे आप लेट पहुंचोगे, ऐसे ही टेंशन होगा, क्या क्या करना है, जल्दी जल्दी डीवी कराना है, जल्दी साइन करना है, पता नहीं चलेगा, सबसे पूछते चलेंगे क्या क्या करना है, तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। और इंटरव्यू में प्रेशर जब आ गया तो आप कितना भी तैयारी करके जाओ, आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फ्रेशर हो अभी। सबसे पहले तो प्रेशर ऐसे ही रहता है, अगर हम सब कुछ ठीक है, नॉर्मली सिर्फ 4 लोगों को देखेंगे, सभी लोग अगर फॉर्मल ड्रेस में बैठे हैं, आपसे मतलब लगेगा कि अरे यार क्या होगा, पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसे जवाब देंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं, तो आपका प्रेशर ऐसे ही बढ़ जाता है। तो उस प्रेशर को कंट्रोल करना हम सिखाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन वो तो प्रेशर रहेगा, साथ में इधर से प्रेशर ले लो डीवी के चक्कर में, तो फिर आपको बहुत ज्यादा आप नर्वस हो जाओगे। आप ये 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज डॉक्यूमेंट पे हम बात करेंगे कि अभी टाइम रहने से पहले आप तैयार हो जाओ, सारा चीज देख लो कि हमें क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये रेडी है तो उसके बाद पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। कट ऑफ से कितना ज्यादा मार्क्स है ये आप सोच के मतलब अपने आप को निगेटिव फील मत कराना कि मेरा नंबर कम है, मेरा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, किसी किसी का नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन इंटरव्यू में बहुत खराब होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज और है, आप इस वैकेंसी की तो हम बात ही नहीं किए, इसमें जो 7 लोग हैं टोटल, 14 लोग को शॉर्टलिस्ट किया है। हम ये भी बोल रहे हैं कि इसमें कंपटीशन आपका कम होने वाला है, क्योंकि 14 लोग हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, ये जितना भी है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका इसमें भी रिजल्ट है और इसमें भी रिजल्ट है। तो आप समझ जाओ कि टोटल 12 सीट नहीं, टोटल 14 सीट है, वो भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो 14 सीट है, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से इसमें से भीड़ थोड़ा कम होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें कॉमन है तो उधर सेलेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट है, 54,000 समथिंग रुपीज लिखा है, और इसमें 1.5 साल का ट्रेनिंग है, 24,000 26,000 ऐसे देगा। तो इसमें भी ट्राई करेंगे तो थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस था, आपका वैकेंसी का, आपका कट ऑफ का, आपका कितना चांसेज अभी बन रहा है, अभी कितना मेहनत करना है, ये आपका पूरा एनालिसिस है, ठीक है। तो उसके बाद हम इस टॉपिक के बाद हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको देखिए, यहाँ पे हम कल कंटेंट अभी देखें, एडवर्टाइजमेंट क्या क्या चाहिए, तो वो सब चीज आप लोग करा लीजिए, रेडी रखिए, ठीक है। तब जाके इंटरव्यू में भी मन लगेगा, ठीक है। इंटरव्यू की हम बात बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत अच्छा से करेंगे, क्योंकि इस एक ही वीडियो में सारा करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अभी आप काम करो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी बोलो, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बना लो। चाहे आप ओबीसी एनसीएल हो, ओबीसी एनसीएल हो, या फिर एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी से आते हैं, एडब्ल्यूएस से आते हैं, या फिर आप पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, आप हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो आप इसका भी सर्टिफिकेट मतलब होता है सभी का, तो ये सब चीज अपना अपडेट करा लीजिए। अगर हाँ, ये चीज और ध्यान रखिएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनाएंगे, सभी लोग को हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आप सोचोगे कि आप स्टेट गवर्नमेंट ले ले, बिहार का ले ले, यूपी का, जो भी अपने स्टेट का है, और उसको लेकर चले जाए तो वहां पे प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये सब स्टेट गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, सेंट्रल में आता है, ठीक है। सेंट्रल में मैं आपको बताया था ना, अर्ध सरकारी पीएससी, उसमें आता है, क्योंकि इसमें शेयरिंग भी रहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। आप देखना, ये आप बनाए होगे ओबीसी एनसीएल कभी भी, तो ऊपर लिखा होगा भारत सरकार के प्रायोजनार्थ हेतु, ऐसा लिखा रहता है। तो आप उस फॉर्मेट में देखना, तभी आपका वो वैलिड है। और आपका जो डेट होगा, वो डेट मतलब लेटेस्ट होना चाहिए,
आप अभी नहीं बनाए हैं तो बहुत टाइम आपके लिए है। अगर आज ऑनलाइन कर देते हैं तो कुछ दिन में ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर आज ऑनलाइन नहीं करोगे, नहीं इसके चक्कर में पड़ोगे, जब डेट आ जाएगा नजदीक तो पता चला कि अरे मेरे पास तो जाति आय निवास ये सब जो भी होता है कास्ट इनकम रेसिडेंस वो है ही नहीं जो इसमें लगा सके। बनाने के लिए कुछ प्रूफ देना पड़ेगा ना, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो आपके पास वो वैलिड होगा तभी तो आप इसको अप्लाई करोगे। तो पता चलेगा कि वही अभी रिजेक्ट है, अब उसको बनाने में 20 दिन टाइम लगेगा, फिर वो बन जाएगा तो फिर इसको ऑनलाइन करेंगे तो ऐसे लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, और उस समय क्या करोगे कि सर ले लीजिए ना कुछ पैसा कर दीजिए, ब्लॉक में जाके रिक्वेस्ट करोगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ब्लॉक जाके दौड़ना पड़ेगा। तो अभी बहुत टाइम है, आप पे खुद मेहनत करो, समय से पहले आप रेडी हो जाओ। तो आप किसी को मजबूर नहीं करो काम करने पे, काम करोगे तो पैसा मांगेगा, फिर बोलोगे करप्शन हर जगह है। तो मौका तो हम ही देते हैं, तो पहले ये अपना काम कर लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट का काम करना है, चाहे कोई भी कैटेगरी के, सबसे पहले अपना ये अपडेट कराइए, लेटेस्ट वाला रखिए। हमेशा याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो भारत सरकार का होना चाहिए, वो भी आप कम से कम एसडीओ लेवल या डीएम लेवल दोनों में से कोई एक रखिए। ठीक है, चलिए ये सब चीज हो गया। मान लीजिए कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बोलने के बाद भी याद नहीं रहा, नहीं कर पाए, फाइनली इंटरव्यू जाने तक नहीं बन पाया, तो वो भी कोई टेंशन नहीं लेंगे। आपके पास जो भी होगा, जो भी सर्टिफिकेट होगा पिछले साल का, आप उसको लेकर के जाना। आपका वो वैलिड तो नहीं होगा, लेकिन वहां पे एक अंडरटेकिंग का फॉर्म ले लेंगे आपसे, अंडरटेकिंग करा लेंगे, एक फॉर्म पे साइन करा लेंगे कि, और आपको ईमेल आईडी दे देंगे वहां पे कि आप घर जाना तो मुझे बना करके ये सर्टिफिकेट मैसेज करना, मेल करना। तो ठीक है, तो उतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं लेना कि डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम नहीं जाएं, ऐसा भी नहीं सोचना कि इंटरव्यू भी देने नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज वहां पे होता है, अंडरटेकिंग आप ले लोगे, वहां पे दे दोगे फॉर्म फिल करके, पूरा अपना नाम पता जो भी साइन करके कि हम बाद में दे देंगे, तो वो भी चलता है। लेकिन आप पहले कर लो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और कहां तक, एसडीओ या डीएम लेवल का होना चाहिए। ठीक है, पहला ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। दूसरा काम क्या है, दूसरा है कि एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फोटो, देखो राइटिंग पर मत जाना भाई मेरा, आप कंटेंट पर फोकस करना, हम बोल रहे हैं उसको सुनना, अगर नहीं दिख रहा और नहीं समझ में आ रहा क्या लिख रहे हैं तो फोटो आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई लिख दिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ कहने का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा आपके पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका फोटो है, जैसे आधार, आधार होता है, या फिर परमानेंट पैन होता है, और क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अरे यार कैसे लिख रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर आईडी होता है, या फिर कॉलेज आईडी है जिसमें फोटो है, कॉलेज आईडी है, कुछ भी आपके पास जो भी है जिसमें आपका फोटो है तो वो चलेगा। लेकिन मोस्टली ये दोनों ले जाना, आधार और पैन सभी के पास है, वोटर आई कार्ड किसी के पास नहीं रहता है, कॉलेज आईडी गुम हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस कोई ड्राइवर है नहीं उतना, तो ये आधार पैन जरूर है सबके पास, ये दोनों लेकर के जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ये क्या है कि वन क्लियर प्रिंट आउट ऑफ द फुल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है वन क्लियर प्रिंट आउट, वन क्लियर प्रिंट आउट ऑफ द, इस बोर्ड पे बहुत दिन के बाद मैं लिख रहा हूं तो मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ पेन जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वन क्लियर प्रिंट आउट ऑफ द फुल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फुल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि इतना छोटा छोटा दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, चलो एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब समझो कि ये क्या है, जब आप अप्लाई कर रहे थे एनपीसीएल के आगे के वेबसाइट पे, जब पेमेंट किए होंगे शुरू टाइम, सबसे फर्स्ट टाइम आप जब अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको एक पीडीएफ मिला होगा। हो सकता है कि किसी के पास सेव होगा, किसी के पास कोई साइबर कैफे से करवाया, कोई दोस्त से करवाया तो नहीं लिया होगा। तो अगर आपका रिजल्ट हो गया है तो ये प्रिंट आउट आप फुल ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जब आप ऑनलाइन कर रहे थे उस टाइम का आपको पीडीएफ जो है उसका प्रिंट कराना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना प्रिंट आउट। ठीक है, हाँ, और उसके बाद चौथा नंबर है आपका जो भी 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, ये सबका डिप्लोमा 12 सबका मार्कशीट, मार्कशीट एंड क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये सबका ओरिजिनल भी ले जाना है। ये सारा चीज का ओरिजिनल भी ले जाना है, ये सब ये ओरिजिनल ले जाना है, सब ओरिजिनल भी ले जाना है, और उसका जीरोक्स भी ले जाना है। एक एक कॉपी जीरोक्स मांगा है, लेकिन आप सबका दो दो कॉपी करा लेना, क्योंकि देखो नया जगह पे जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे शॉप है जीरोक्स कराने का, पूरा चक्कर मान लोगे।
मान लो इंटरव्यू सुबह के टाइम दे दिया, 8 बजे रिपोर्टिंग है, तो फिर उतना सुबह दुकान भी नहीं खुला होगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए बोले ना, प्रेशर नहीं आने देना है कोई भी काम को लेके। आप एक बोला है, दो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन हमारी लोकल दुकान पे कम दाम में भी हो जाता है। कहीं कहीं बड़े बड़े शहर में जाओगे ना, मैं आईबी के लिए गया था दिल्ली में, उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, वहां पे कोई दुकान नहीं था, दुकान बहुत दूर जाके मिला, वो भी एक पेज का 4 रुपये ले रहा था, जबकि हम 70 पैसे 80 पैसे में एक पेज कराते हैं। तो बहुत पछतावा हो रहा था कि पैसा भी ज्यादा लग गया, परेशानी भी हो गया, अंदर से हेजिटेशन, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर भी रहता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सबका मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, दोनों ओरिजिनल भी ले जाना है सबका, और क्या करना है, जीरोक्स भी करा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इसमें कोई सोच रहे होंगे कि मेरे पास बीटेक भी है, उसको क्या करें। बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि बीटेक है, बीटेक शो करे नहीं करे, और इसका सर्टिफिकेट ले जाए या नहीं ले जाए। तो देखो, कुछ डिसीजन अपने आप पे छोड़ ले लेना, क्योंकि सब कुछ अगर मैं ही बताऊंगा तो फिर आप बोलोगे कि इनके वजह से लिया था, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन मेरा पर्सनल इंटरव्यू, मतलब पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहोगे कि डिप्लोमा और बीटेक मेरे पास दोनों है, तो हम बीटेक शो करें या नहीं, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं करो। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि इसके वजह से ही मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। जितना हम इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाए हैं, जो भी 5-10 नंबर कटअप से कम मुझे मिला है, तो मुझे एक रीजन, मेरे अंदर तो कमी बहुत है, बहुत सारा का जवाब भी नहीं दे पाया, उसके वजह से भी नंबर कटा होगा। मेरा बॉडी लैंग्वेज, बैठने उठने का सब कुछ कुछ ना कुछ निगेटिव होगा तो नंबर कटा है। लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी है कि हम डर से हर जगह बीटेक शो कर देते थे कि पता नहीं बाद में पता चलेगा तो ये लोग कुछ करेंगे मेरे अगेंस्ट, कुछ कार्रवाई करेंगे, तो फिर हम बीटेक शो कर दिए। लेकिन अगर आपका जो वैकेंसी है, ये एनपीसीआईएल जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025, जो आप पोस्ट के लिए जा रहे हैं SC ST, ये पूरी तरह से डिप्लोमा ही मांगा है, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ही है, तो डिप्लोमा तो उसको चाहिए, आपके पास है भी। लेकिन बीटेक शो करने से एक नुकसान आपको सिलेक्शन प्रोसेस में, मतलब सिलेक्शन लेने में होगा, और ये होगा कि जैसे ही आप शो करोगे मेरे पास बीटेक भी है, तो इंटरव्यूअर के मन में ये तो क्लियर हो जाता है कि इसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, बीटेक कर दिया है मतलब डिप्लोमा लेवल से ऊपर का इसका नॉलेज है, तो आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछना चालू करेगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बीटेक का डिग्री ले लेते हैं, या फिर बीटेक में उतना सीरियस नहीं पढ़ पाते हैं, और जो तैयारी भी करते हैं तो सोचते हैं कि कम टाइम में मेरा जॉब हो जाए, जिससे हम जल्दी से जल्दी निकल जाए, सेटल्ड हो जाए, तो डिप्लोमा पे ही बहुत लोग तैयारी करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज पूरा है, कॉन्फिडेंस के साथ है, तो आप बीटेक बोलिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं यार बीटेक में फंस जाएंगे, या फिर मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीटेक ट्रिपल ई से कर लिए हैं, तो फिर इलेक्ट्रिकल का पेपर मशीन ये सब पावर सिस्टम फंसा देगा, तो आप मत बोलो। अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी है तो मत बोलो, क्योंकि अगर आप ये बोल दिए तो आपका लेवल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आप इसका जवाब देने के लिए वो सोचेगा, आपसे उम्मीद रखेगा कि इसका जवाब दे, मतलब इस लेवल का जवाब दे, और आप घिसा पीटा जवाब दे रहे हैं, टूटा फूटा लैंग्वेज में दे रहे हैं, तो फिर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब होगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि बीटेक नहीं शो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जॉब चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें साइंटिस्ट बनना है उसमें और आगे जाना है, जो भी है, और हम बीटेक में कॉन्फिडेंस के साथ है कि हम निकाल लेंगे, जो भी पूछेगा बता देंगे, तो आप दीजिए, आपके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन किसी को लगता है, जैसे मेरे को, कि जॉब लेना है भाई, किसी तरह से लेना है, पहले लाइफ को सेटल करना है, ये बेरोजगारी का धब्बा हटाना है, तो फिर हमें किसी भी तरह से डिप्लोमा लेवल का जॉब चाहिए, लेकिन चाहिए, बाद में अपना बीटेक तैयारी करेंगे। तो फिर हम क्या किए कि बीटेक शो कर दिए, हमसे क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, क्या आपका प्रोजेक्ट क्या था, पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा आपका। प्रोजेक्ट क्या था, प्रोजेक्ट में आप क्या किए थे, लो प्रोजेक्ट क्या किए थे, वो तो सबको पता है कि हम लोग कितना प्रोजेक्ट बनाते हैं, खास करके बिहार के कॉलेज ये सब में। तो आपको यहाँ फंसाएगा, आपसे क्वेश्चन का लेवल ज्यादा होगा, आपके पास कोर पेपर ज्यादा हो जाएगा, जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट बताओगे, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन मेजरमेंट, जो भी इसमें भी कुछ बताओगे, तो टोटल आपका ज्यादा बर्डन हो जाएगा, आपके पास लोड ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आप इसको नहीं झेल पाओगे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि बीटेक अगर है तो मत शो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पे इंटरव्यू दो, अच्छा मार्क्स लाओ, सिलेक्शन लो, काम खत्म। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग के मन में ये डाउट रहता है, हमें पता है, बहुत सारे लोग आपको पॉजिटिव वे में बताएंगे कि नहीं आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो और अच्छा रहेगा। लेकिन आप सोचना कि मुझे जॉब लेना है कि मुझे एक बार इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लोगे तो डिप्लोमा मार्कशीट के पीछे देखना कि एक सीजीपीए सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट रहता है। ठीक है, सीजीपीए से परसेंटेज में कैसे चेंज करें, तो उसमें पीछे लिखा हुआ रहता है रूल, तो उसका भी एक जीरोक्स करा लेना। ठीक है, मार्कशीट के पीछे देखना आप लोग, उसमें लिखा रहता है सीजीपीए टू परसेंटेज रूल कितना कैसे करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके, तो वो एक जीरोक्स करा लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, जो लोग जॉब करते हैं या फिर कहीं काम कर रहे हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
और एनओसी, ये दोनों लेकर के जाना। अगर आप बोल दिए कि हम जॉब करते हैं इस डिपार्टमेंट में हैं, तो आपसे पहले एनओसी मांगेगा डीवी के टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर में एक लास्ट है, वो SC ST के लिए है। उसमें क्या है ना कि अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो उनके लिए स्पेशल है। SC ST को ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, टीए जिसको बोलते हैं। आप जा रहे हैं टिकट लेकर के, तो आपको वो पैसा रिटर्न मिलेगा। तो उनके लिए एक अलग से आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए? देखो, एक बैंक का पासबुक ले लेना, बैंक पासबुक, बैंक पासबुक का जीरोक्स ले लेना। साथ में टिकट का जीरोक्स ले लेना, टिकट का जीरोक्स ले लेना, बैंक पासबुक का जीरोक्स, टिकट का जीरोक्स। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो कैसे जानेगा कि आप SC ST में आते हैं या नहीं आते हैं? तो जो यहाँ पे बनाओगे ना, तो इसका एक्स्ट्रा कर लेना, मतलब जीरोक्स एक्स्ट्रा ले लेना, ताकि यहाँ पर भी देना पड़ेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, लास्ट, पासपोर्ट साइज का फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो 4 ठो ले लेना। बस इतना लेकर के जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू आपका अच्छा से होगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांगेगा। और हाँ, अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का एक फॉर्म आता है, देख लेना, वेबसाइट पे होगा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा आपको दे दूंगा। आप लोग मैसेज करना, अगर नहीं मिलेगा तो मैं, अगर आपको चाहिए तो दे दूंगा। अंडरटेकिंग का फॉर्म एक आता है, ठीक है, सबका आता है, SC ST का भी है, OBC का भी है, एक आता है, तो आप उसको रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। नहीं तो वहां पे भी मिल जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब चीज और इस सब का ओरिजिनल और जीरोक्स, ओरिजिनल प्लस जीरोक्स 2 सेट, ये करा लेना, इतना रख लेना अपने फाइल में, ठीक है। तो ये आपका टोटल इंफॉर्मेशन था। सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद आपको, उसके बाद आपको उसके बाद आपको क्या करना है, NPCL के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, तो फिर आपके लिए इतना इंफॉर्मेशन है, ये आप कर ले। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे तैयारी करना है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।